एबीपी लैब पॉडकास्ट की खास पेशकश संवाद पर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के दक्षिण पूर्व एशिया के निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने G20 की अध्यक्षता में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की भारत की पहल की सराहना की। डॉक्टर खेत्रपाल का कहना है कि G20 के तहत भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 प्राथमिकताओं को पूरी दुनिया के सामने रखा, जिनका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ हर किसी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है। सवाल उठता है कि आज क्या क्या स्वास्थ्य चुनौतियां दुनिया के सामने हैं और कैसे संयुक्त प्रयास से उसका मुकाबला किया जा सकता है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए संवाद में डॉक्टर समीर भाटी जी हैं। डॉक्टर समीर भाटी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के दिल्ली कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य हैं। इसके साथ ही वे स्टार इमेजिंग पैथ लैब, जनता एक्सरे क्लिनिक लैब के निदेशक और स्टार एजुकेशन इंस्टीट्यूट व स्टार फाउंडेशन के संस्थापक हैं। समीर भाटी जी, सबसे पहला सवाल यही है कि लगातार डिजिटल स्वास्थ्य की बात हो रही है, तो ये क्या है और क्या क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप चुनौतियां देख रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से इंडिया ने 3 हेल्थ प्रायोरिटीज को रिप्रेजेंट किया है, 3 हेल्थ एजेंडाज रखे गए हैं और फिलहाल की जितनी भी मीटिंग्स हुई है, हेल्थ ग्रुप की मीटिंग्स हुई है, इसके ऊपर विचार विमर्श किया गया और ज्यादातर जो भी हेल्थ प्रायोरिटीज का जो मुद्दा भारत ने रखा है उसको बाकी भी सभी मेंबर्स ने एक्सेप्ट किया। और WHO की भी बात करें तो अभी WHO के ये जो इंडिया की प्रेसिडेंसी के दौरान जो मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में भी WHO ने भी एक कोलैबोरेशन किया है हेल्थ के साथ। स्पेशली जैसे आप डिजिटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो इसमें WHO ने भी एक ग्लोबल इनिशिएटिव लिया है इसी चीज को कि हम हेल्थ को और कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, देखिए 3 एजेंडा स्पेशली जो रखे गए हैं, 3 एजेंडा में से एक डिजिटल हेल्थ है, पर इसके अलावा भी अगर 2 एजेंडाज की मैं बात करूं, उसमें स्पेशली फोकस किया गया है हेल्थ क्राइसिस के ऊपर ध्यान, आगे आने वाले किसी भी तरह की हेल्थ क्राइसिस से निपटने के लिए, जिसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें जैसे हेल्थ इमरजेंसीज की प्रिपेयर्डनेस करना, जैसा कि अभी हम पेंडेमिक के दौर से अभी कुछ समय पहले ही उससे गुजरे हैं, उसके ऊपर, और आगे आने वाले समय में जिस तरह की जो चुनौतियां हैं वैश्विक स्तर पे हेल्थ को लेकर, जिसमें WHO ने कई बार इसके ऊपर एम्फेसिस किया है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो कि एंटीबायोटिक दवाओं का रेजिस्टेंस, वो भी एक तरह की एंडेमिक एपिडेमिक बन रहा है पूरे वैश्विक स्तर में। डिजिटल हेल्थ में बात करें तो देखिए, डिजिटल हेल्थ के ऊपर तो इसमें सभी इस चीज के ऊपर एग्री होंगे, सभी G20 मेंबर्स एग्री होंगे कि ये तो फ्यूचर ऑफ हेल्थ है, जिसका भी हमने पेंडेमिक के दौरान भी देखा, जिसमें सबसे ज्यादा उभर कर आया टेलीमेडिसिन कि अगर हमारे पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखें, स्पेशली मैन पावर को लेके डॉक्टर्स की जो कमी है, अगर हम यूनिवर्सल हेल्थ की बात करते हैं, वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा आपके स्पेशलिस्ट और डॉक्टर्स का जो कमी का अभाव है, वो टेलीमेडिसिन जो चीज है जो डिजिटल के अंदर आता है, वो उसको काफी हद तक पूरा करता है। और अभी आगे आने वाले समय में जैसा हम AI की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो AI का रोल हेल्थ केयर के अंदर एक मुझे लगता है काफी बड़ा गेम चेंजर रहेगा आगे आने वाले समय में। तो डिजिटल हेल्थ के ऊपर ये चीजें रही है। और इसके अलावा थर्ड जो एक एजेंडा स्पेसिफिकली रखा गया है आपका इसमें हेल्थ ग्रुप्स की मीटिंग्स के अंदर, उसमें स्पेशली आपका फार्मास्यूटिकल्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, फार्मास्यूटिकल के देखिए अगर हम भारत की भी बात करते हैं तो भारत आगे जिस तरह से उभर कर आ रहा है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और जैसा हमने कोविड के दौरान भी देखा कि हम सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर उभर कर आए हैं। दूसरा, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की जब बात करें तो भारत जिस तरह से जेनरिक दवाओं का मैन्युफैक्चरर है और 200 से ज्यादा कंट्रीज को ऑलरेडी जेनरिक दवाएं सप्लाई कर रहा है, तो जो ये फार्मास्यूटिकल्स को स्ट्रेंथन करने वाली बात है, इसको मजबूत करने वाली बात है, इसमें सभी चीजें आ गई, आपकी ट्रीटमेंट भी आ गया, इसमें डायग्नोस्टिक्स भी आपका आ गया, प्रिवेंशन बीमारियों का, और वैक्सीनेशन भी आ गया। तो इन ओवरऑल इन मुद्दों के ऊपर, तीनों मुद्दों के ऊपर
काफी डिस्कशंस हो रहा है। और ये अगर इन चीजों के ऊपर एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होते हैं तो जो इसका आगे की राह है, जिसमें कि जो डिस्कशन होगा आगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से पूरा पर्याप्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे करेक्ट किया जा सके, और साथ ही साथ इसको जो क्लाइमेट चेंज और हेल्थ के अंदर जो बदलाव और क्लाइमेट चेंज का जो हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर जो असर रहता है, उसके ऊपर भी इसमें आगे की फर्दर फ्यूचर प्लानिंग होगी। जी, हम लगातार देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो लगातार बढ़े हैं, कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है और क्या कुछ करने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीज है। जिस तरह से आगे जो इसमें अगर G20 में भी स्पेसिफिकली बात करूं तो इस वाली चीज के ऊपर, इस एजेंडा में भी स्पेशली डिस्कशन होगा, जिसमें दोनों चीजें, एक तो इन्फेक्शियस डिजीज जो विश्व स्तर पर चुनौतियां हैं, और भारत के अंदर भी इन्फेक्शियस डिजीज में जैसा हम बात कर सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस और अन्य डिजीज हो गई। बट ये आप जो हम बात कर रहे हैं ये NCDs की, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये भी वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है भारत के साथ साथ। अब इसमें सबसे ज्यादा चैलेंज और सबसे बड़ी चुनौती है कि भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत युवाओं का देश है। 60% के करीब युवा भारत के अंदर हैं, और वही आपकी बैकबोन भी है और आगे आने वाला हमारा वर्क फोर्स भी है, जिसमें हम स्पेशली पूरी जीवन शैली से संबंधित बीमारियां, जिसमें डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, और अभी फिलहाल हम जिस तरह से देख रहे हैं हार्ट अटैक की, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की समस्याओं में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है। अभी फिलहाल ही में जो ICMR की रिसर्च भी आई है वो भी इसकी ओर इशारा करती है कि भारतीयों के अंदर, यूथ के अंदर स्पेशली, अभी पिछले 2 सालों के अंदर जो डायबिटीज है वो भी 2 गुना हो गई है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मतलब हार्ट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। कोलेस्ट्रॉल उनमें देखा गया है कि बढ़ा हुआ मिला है, और इसके अलावा ओबेसिटी भी, एब्डोमिनल ओबेसिटी बढ़ी हुई मिली है। तो ओवरऑल ये चीज इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं जो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां, मेटाबॉलिक डिजीज है, वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। और उसके पीछे जैसा आपने पूछा कि अगर कारण निकल कर आए तो कारण मेजर इसके अंदर डाइट है। जिस तरह से वेस्टर्न डाइट का प्रचलन ज्यादा हो गया यूथ के अंदर, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा मेजर कारण है। तीसरा एक चीज जो सबसे बड़ी इसके अंदर है कि कहीं ना कहीं लोग प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ अभी उस तरह से उतना प्रचलन नहीं है। हम अपना पूरा अगर खर्चा भी देखें तो 95% के करीब खर्चा हमारा रहता है बीमारी के कॉम्प्लिकेशन में और ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में। सिर्फ 5% का खर्चा हम करते हैं प्रिवेंशन में, कि बीमारी को हम समय रहते हुए पकड़ पाए और उसका इलाज करा पाए। इसके अलावा इस रिसर्च में एक चीज और सामने आई थी कि जो भारत के अंदर, जैसा हम देखें कि हमारी रूरल एरियाज है और हमारे अर्बन एरियाज है, और लगभग 70% के करीब आबादी जो है वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के अंदर रहती है। तो जो रूरल एरियाज हैं और सेमी अर्बन एरियाज है वहां पर फिर भी कंपैरेटिवली डेटा सेटिस्फैक्टरी है, जबकि जो अर्बन एरियाज हैं जैसे कि दिल्ली और हमारे जो दूसरे मेट्रोपॉलिटन शहर है वहां पर डिजीज का ग्राफ, जो नॉन कम्युनिकेबल जो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां, उसका ग्राफ ज्यादा है। जैसे कि उसमें दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्री डायबिटिक्स की संख्या ज्यादा है। मतलब उनमें डायबिटिक्स कम है, पर जो प्री डायबिटिक्स है वो ज्यादा है। मतलब अगले 2 साल में उनमें डायबिटीज होने की संभावनाएं बनी रहेंगी अगर वो अपनी जीवन शैली के अंदर बदलाव ना करें। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है जितना ज्यादा हम अवेयर करें और जितना ज्यादा प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान दें, तो आने वाली बीमारियों को हम समय रहते हुए रोक सकते हैं और उनका उपचार भी समय रहते हुए कर सकते हैं। और जैसा आपने कैंसर की भी बात की, वो भी एक जीवन शैली संबंधित ही आजकल बीमारी बन गई है, और उसका भी मेजर कारण आमतौर पे हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है, बहुत ज्यादा पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब खाते हैं, वो है। और दूसरा एक प्रिवेंशन, क्योंकि बहुत तरह के कैंसर ऐसे हैं जिनको समय रहते हुए हम स्क्रीनिंग करके पकड़ सकते हैं। जैसे महिलाओं के अंदर हम देखें ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। तो इस तरह की जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी, इसकी जितनी ज्यादा हम स्क्रीनिंग पे ध्यान देंगे, उतना समय रहते हुए इनको पकड़ लेते हैं। क्योंकि अब भी हमने देखा है कि 70% के करीब जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हैं वो स्टेज 3 के अंदर आते हैं,
जबकि अगर वो स्टेज 1 पे हम डिटेक्ट कर लें उनको तो उनका बहुत अच्छा इलाज संभव है। जी, एक सवाल ये उठ रहा है कि आप डिजिटल का जो भविष्य है वो किस तरह से देखते हैं। दूसरा कि भारत की तरफ से जो कहा गया 3 है कि हर किसी को स्वास्थ्य सेवाएं दी जाए, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसा हम डिजिटल की बात कर रहे हैं तो डिजिटल का टेलीमेडिसिन एक काफी जो है उसको एक्सेप्टेंस मिला है। टेलीमेडिसिन के जरिए हमारी सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं गांव तक पहुंच सकती है। और अगर ये वैश्विक स्तर की भी बात करें तो और ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज है जहां पर डॉक्टर्स का अभाव है, तो वहां पर भी ये चीज आपको काफी हेल्प करेगी। इसके अलावा भारत में अगर हम देखें तो कोविड के दौरान जैसा कोविन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, इस तरह की ऐप है, तो भारत के इस तरह के अनुभवों से बाकी देशों को भी इससे काफी बेनिफिट मिलेगा। और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करते हैं तो जैसा अभी भारत भी जिस स्तर पर काम कर रहा है, जैसे अभी आयुष्मान भारत योजना है, तो इस तरह की योजनाओं के माध्यम से डेफिनेटली जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, भारत भी अपनी इन उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगा और उनको भी उत्साहित करेगा कि इस तरह की नीतियां अगर अपनाएं तो उससे जो है हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और इस तरह के कोलैबोरेशन करके इसको किया जा सकता है। और साथ ही साथ जैसा बात की हमने कि अगर वैश्विक स्तर पे हम देखते हैं तो अगर एक घटना कहीं पर और होती है तो वो किसी भी वर्ल्ड के विश्व की दूसरी जगह को भी अफेक्ट करती है। जैसे पेंडेमिक के दौरान भी देखा हमने कि अगर कोई एक इन्फेक्शियस डिजीज है तो वो किस तरह से स्प्रेड होती है और उसका इफेक्ट किस तरह से वैश्विक स्तर पर पड़ता है। और WHO आगे आने वाले समय में इन चीजों के ऊपर और काफी ज्यादा काम भी कर रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आ जाता है चीज डेटा शेयरिंग की, कि एक दूसरे से डेटा शेयर कर सके। दूसरा इसमें एक चीज और है कि सर्वेलेंस सिस्टम, जैसा हमने कोविड के दौरान देखा कि बीमारी को समय रहते हुए पकड़ के और उसको प्रिवेंट करना और उसको कंट्रोल करना आगे फर्दर स्प्रेड पे, इसके ऊपर अगर वैश्विक स्तर पे काम हो तो ज्यादा बेहतर है। और एक होता है जेनेटिक सर्वेलेंस, कि आगे आने वाले समय में किस तरह की बीमारियों का प्रीडिस्पोज है, किस तरह की बीमारियां आगे आने वाले समय में ज्यादा प्रिवेलेंस है, उसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिनके ऊपर वैश्विक स्तर पे अगर काम किया जाए तो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स किए जाएं तो मैं समझता हूँ कि काफी हद तक जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात कर रहे हैं उस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। एक और चीज है यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो भी बहुत जरूरी है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सभी चीजें आ जाती है, नई तरह की थेरेपी से लेके ड्रग्स से लेके नई तरह की वैक्सीन, इन सब चीजों पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होना मुझे लगता है जरूरी है। और भारत का जैसा हम देख रहे हैं कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड होने के साथ साथ भारत का आयुर्वेद और योग जो कि प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में काम करता है, तो उसको भी भारत अपनी इस एजेंडा के अंदर प्रदर्शित करेगा, ताकि वैसे जैसा हम देख भी रहे हैं योग अभी विश्व स्तर पर काफी ज्यादा ऑलरेडी उसको पॉपुलैरिटी मिली है। और अभी मैं समझता हूँ कि प्रिवेंटिव मेडिसिन में आगे इसको भी इसके ऊपर भी काफी ध्यान दिया जाएगा। जी, समीर भाटी जी, एबीपी लैब पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। This is an ABP Live podcast.